नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जो है कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है और बार बार पूछा जाता है और बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पूरे इतिहास में बीच बीच में इसके प्रश्न घुसे हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मैं आपके लिए इन सभी को एक जगह पे एकत्रित करके लेकर के आया हूँ कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के रूप में। तो आज हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आरओ एपीएस जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए फिर सेशन को प्रारंभ करता हूं, पर आप जो है देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए तथ्यों को सबसे पहले देख लेते हैं। तो उसमें इस क्रम में सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं कि कांग्रेस, ये जो शब्द है दोस्तों, ये आया कहाँ से है? तो ये शब्द आया है उत्तरी अमेरिका से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में अमेरिका की जो यूएसए की जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से आया है और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस इस जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है उत्तरी अमेरिका से। और इसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 1885 में हुई है। पर किसने करी है? कौन है कांग्रेस के संस्थापक? तो कांग्रेस के संस्थापक हैं दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के पिता अगर आपसे पूछ ले या कांग्रेस के संस्थापक आपसे पूछ ले तो वो कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के विषय में क्या प्रश्न बनते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हैं एक आईसीएस अधिकारी थे। क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे, जो कि रिटायर हो गए थे, यानी अवकाश प्राप्त। तो अवकाश प्राप्त तो जो आईसीएस अधिकारी होते हैं वो होते हैं असैन्य अधिकारी। तो प्रश्न पूछा गया है कि किसने करी थी, तो वहां पे एओ ह्यूम न देकर के असैन्य प्रशासनिक अधिकारी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये कैसे थे? तो ये थे असैन्य प्रशासनिक अधिकारी। असैन्य प्रशासनिक अधिकारी। तो ऑप्शन में आपको एओ ह्यूम की जगह पर इस तरीके से भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो तैयार रहिएगा। कांग्रेस की जो स्थापना है एओ ह्यूम ने करी थी, जो कि एक अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी थे। और कब की गई थी कांग्रेस की स्थापना? तो दिसंबर 1885 में 1885 में की गई थी। ह्यूम से और क्या प्रश्न बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारत में उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है जिसका नाम है जनता का मित्र। कई समाचार पत्र आएंगे दोस्तों, और ये भी आपको बीच बीच में आएंगे। मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, चाहे एमसीक्यू के रूप में चाहे थ्योरी के रूप में, जिसमें मैं आपको सारे समाचार पत्र भी कराऊंगा। तो ये जनता का जो मित्र है, ये समाचार पत्र था जो कि जिसका प्रकाशन किसने किया है? तो इसका प्रकाशन किया है दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, यानी एओ ह्यूम ने। स्थापना के समय, यानी कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था उसका नाम था डफरिन। देखिए, कांग्रेस ने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और कांग्रेस की स्थापना जिस वायसराय के समय में हुई हो वो वायसराय कौन होगा? डफर ही रहा होगा कोई, जिसने ऐसी संस्था का निर्माण हो जाने दिया जो अंग्रेजी शासन की नींव हिला करके रख देगी। तो डफर से बना डफरिन। तो स्थापना के समय जो वायसराय था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों डफरिन। चलिए, स्थापना किसने करी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। कौन थे? तो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, असैन्य प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था जनता का मित्र। कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और वायसराय कौन था? डफरिन था। ध्यान रखेंगे बात, जब बनाई गई थी ना कांग्रेस, तो इसका नाम कांग्रेस नहीं रखा गया था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं रखा गया था, ना ही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ये नाम सोचा था।
जब उन्होंने ये संघ बनाया था, जब स्थापना करी थी इस संस्था की, तो जो नाम उन्होंने रखा था वो था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। देखिए दिसंबर 85 में तो इसका पहला अधिवेशन हुआ है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना दिसंबर से पहले ही हो गई है। ठीक है, जब इसका अधिवेशन हुआ प्रारंभ दिसंबर 1885 में पहला, तब दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं ये दादा भाई नौरोजी। बहुत सारी क्वेश्चंस हम दादा भाई नौरोजी से, बहुत सारे फैक्ट्स हम दादा भाई नौरोजी से जुड़े हुए पढ़ने वाले हैं अपने कुछ वीडियोस में। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इनका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो नाम है, ये 1885 के इसके पहले अधिवेशन में पड़ा है। और किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। कांग्रेस जो कि एक उत्तरी अमेरिका का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, वहां से दादा भाई नौरोजी ने ये शब्द उठाया और सलाह दी कि इस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, क्योंकि इसमें भारत के राष्ट्रवादी लोगों का समूह शामिल हो रहा है। तो प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में क्या नाम पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। यह आपसे पूछा जा सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वज या अग्रगामी कौन है? तो ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो ये फैक्ट आप अपने माइंड रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ मत हैं या कुछ विवाद है। विवाद कैसा? कि क्या कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने के लिए हुई थी या फिर अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के लिए हुई थी? इस मामले में बहुत ज्यादा विवाद है। कोई तो कहता है कि नहीं, शुरू से ही ये राष्ट्रवादियों की संस्था थी और अंग्रेजी शासन को पराजित करने के लिए, परास्त करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और एक मत है कि ये अंग्रेजों की तरफ से बनाई गई एक संस्था थी, जो समय के साथ साथ राष्ट्रवादी संस्था के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो जरा इन मतों को देख लेते हैं। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि तत्कालीन वायसराय डफरिन के परामर्श पर ह्यूम द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। यानी कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ह्यूम ने डफरिन के ही कहने पर किया है। डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है कांग्रेस को। आगे मैंने नोट कराया है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये मत सोचिएगा आप नोट नहीं करा, नोट कर लें, सब कुछ नोट है, आप बस एज इट इज अपने कॉपी में इसके नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है कांग्रेस को, यानी डफरिन की परामर्श पर ही ह्यूम द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। एक सिद्धांत है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है क्या है, ये तो बाद की बात है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया किसने है? देखिए, तड़ित चालक सिद्धांत और सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है लाला लाजपत राय ने। किसने दिया है? लाला लाजपत राय ने। और जिस अखबार में ये सिद्धांत दिया है उस अखबार का नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? किसने किया था यंग इंडिया का प्रकाशन, या यंग इंडिया किसका समाचार पत्र है? ये आपका टास्क है। अगली से अगली वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी और उसके बाद मतलब जो तीसरी वीडियो जो अब आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया है। पर तब तक आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यंग इंडिया किसका समाचार पत्र, उसका प्रकाशन किसने किया है। तो यंग इंडिया में लाला लाजपत राय द्वारा ये जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है ये दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो कांग्रेस से। किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। कहां दिया था? तो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में दिया था। क्या कहता है ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत? तो सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के अनुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष
किसी भी रूप में उग्र रूप, किसी भी स्थिति में या किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष के इस वाष्प को कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। देखिए एक बार फिर पढ़ लीजिए, फिर मैं इसे समझाता हूं। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अनुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष के इस वाष्प को कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। क्या तात्पर्य है इसका? तो देखिए 1857 की क्रांति हुई थी तो बहुत सारा असंतोष था बहुत सारी बातों पर। जब 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तो विस्तार से ये बताऊंगा कि किन किन बातों पर भारतीयों का असंतोष था। तो बहुत सारी बातों पर असंतोष था। तो धीरे धीरे उस असंतोष ने उग्र रूप धारण कर लिया और बारूद के उस ढेर में जैसे ही एक छोटी सी चिंगारी लगी वो असंतोष एक विद्रोह के रूप में, एक क्रांति के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर करके भारत बाहर निकला, जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। अगर पत्ता पास से ठीक पड़ जाते ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन समाप्त नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन भी उसी क्षण समाप्त हो जाता जब ये क्रांति हुई थी। पर कुछ देशद्रोहियों की वजह से अंग्रेज बच गए, पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो फिर भी समाप्त हो गया ना। तो अंग्रेजों को, अब देखिए 1857 से 1885 बहुत ज्यादा लंबा समय तो बीता नहीं है, तो अंग्रेजों को यह भय सता रहा है कि ये क्रांति पुनः पनपेगी, ये असंतोष भर रहा है भारतीयों में, तो कहीं यह संतोष फिर से फट न पड़े। तो जैसे कुकर होता है ना, कुकर में जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो एक सीटी से वो प्रेशर बाहर निकल जाता है तो कुकर फटने से बच जाता है और खाना पक जाता है। तो अंग्रेज भी चाहते थे कि एक सुरक्षा वाल्व, एक सीटी इस प्रकार तैयार कर ली जाए कि जिससे यह असंतोष बाहर निकल सके और अंग्रेजी शासन पर कोई आंच ना आए। तो इस सिद्धांत को सेफ्टी वाल्व सिद्धांत कहा गया, यानी कांग्रेस का प्रयोग सेफ्टी वाल्व के रूप में किया गया। कांग्रेस जिसमें भारतीयों के बड़े बड़े भारतीय थे और उनका प्रयोग अंग्रेज इस असंतोष को दबाने के लिए करना चाहते थे। ठीक है, तो एक हथियार तैयार कर रहे हैं अंग्रेज की असंतोष जो है भारतीयों का, इसे दबाया जा सके। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनिष्ट हो जाएगा। यानी 1857 में तो बच गया था, पर यदि इस बार विद्रोह हुआ तो ब्रिटेन का साम्राज्य समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। ये बात ह्यूम को समझ में आ गई थी और ह्यूम ने ये बात डफरिन को समझाई और डफरिन ने कहा कि ठीक है भैया, एक ऐसी संस्था बनाओ जो भारतीयों के इस असंतोष को दबा सके। तो ये संस्था बनाने का विचार डफरिन के दिमाग में पहुंचा, इस वजह से इसे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया जाता है। तो डफरिन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय ने उसी यंग इंडिया के लेख में कहा था जिस लेख में उन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। यानी यहाँ पे तो छोटा सा टुकड़ा लिखा हुआ है ना सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का, ये 2 पैराग्राफ में, और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत बहुत बड़ा था, हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। ठीक है, तो उसी में उन्होंने इसे कहा कि कांग्रेस कोई राष्ट्रवादी संस्था नहीं थी, ये तो डफरिन के दिमाग की एक उपज थी। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें लाला लाजपत राय कर रहे हैं तो वे उदारवादी ग्रुप के लोग जो कांग्रेस के प्रारंभिक समय से जुड़े हुए हैं उन पर एक प्रकार का लांछनी तो है कि वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं ना कि भारतीयों के लिए। तो उन्होंने सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में एक सिद्धांत दिया जिसे तड़ित चालक का सिद्धांत कहा जाता है। तड़ित चालक देखा है आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर तांबे का एक ऐसा करके एक लट्ठा सा लगा रहता है, जब बिजली गिरती है तो वो बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्डिंग पर वो बिजली नहीं गिरती, बिल्डिंग ध्वस्त होने से बच जाती है और इसे ही कहते हैं तड़ित चालक। तो इनका कहना था कि कांग्रेस एक तड़ित चालक है, यानी ब्रिटेन के साम्राज्य का जो क्रोध है वो भारतीय जनता पर बिजली की तरह न गिरे, इस वजह से हम बीच में खड़े हैं ताकि उस क्रोध को हम झेल लें और जनता हमारी बच जाए। यानी हम देशभक्त ही हैं, हम जनता पर गिरने वाले उस क्रोध को झेलने के लिए तैयार खड़े हैं।
ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है त्वरित चालक का सिद्धांत, जो कि किसने दिया है? तो त्वरित चालक का सिद्धांत दिया है उदारवादियों ने, जबकि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है लाला लाजपत राय ने, जो कि गर्म दल से संबंध रखते थे। चलिए, ये तो हो गया, मत भी हो गया, कांग्रेस का गठन भी हो गया। कांग्रेस का गठन कब हुआ है? अधिवेशनों को हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक फैक्ट आप पढ़ लीजिए। कांग्रेस का गठन कब हुआ है? 1885 में, 4 साल बाद, यानी 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया करके एक संस्था बनाई गई, और इस संस्था का सचिव किसे बनाया गया? तो इस संस्था का सचिव बनाया गया विलियम डिग्बी को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इस विलियम डिग्बी का क्या काम था? तो विलियम डिग्बी का काम था कि जो लंदन में अंग्रेज है ना, उनको भारतीय मसलों से अवगत कराया जाए, यानी भारतीयों की समस्या से उन्हें अवगत कराया जाए। देखिए, भारत में जो अंग्रेज ऑफिसर्स बैठे हैं ना, वो तो शोषण करने में लगे हुए हैं, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो लंदन में अंग्रेज बैठे हैं वो वास्तव में उतने ही अत्याचारी हों जितने कि उनके प्रतिनिधि। कई बार होता था ना, राजा अच्छा होता था, सामंत खराब होते थे, तो ऐसा तो नहीं है कहीं। तो अंग्रेजी मसलों को भारतीय वायसराय तो सुन नहीं रहा है, तो वो मसले ब्रिटेन में ब्रिटेन की जनता, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के ऑफिसर्स को समझाया जाए। इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया कांग्रेस के द्वारा ही, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए ही वास्तव में बनाई गई थी। अब ये अंग्रेजों को अपने मसले कैसे समझाएगी? क्या घर घर जाएगी हर ऑफिसर के पास? नहीं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से। देखिए, आज भी हम वही जानते हैं, वही समझते हैं जो हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं। उस समय में टीवी तो हुआ नहीं करती थी। तो इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा, या ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का सचिव कौन है? विलियम डिग्बी। तो ऑप्शन में हो सकता है आपको विलियम डिग्बी मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो एक समाचार पत्र हमने देखा था जनता के मित्र, जिसका प्रकाशन किसने किया? एओ ह्यूम ने। और एक हमने देखा ये इंडिया नामक पत्रिका, जिसका प्रकाशन कर रहा है कौन? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। तो अधिवेशन देखने से पहले कांग्रेस के ऊपर की गई कुछ टिप्पणियां हैं दोस्तों। एक तो देखिए, डफरिन के दिमाग की उपज, ये तो हमने देख लिया किसने कहा है? ये कहा है लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बातें की हैं, जरा उन्हें भी देख लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये प्रारंभिक कांग्रेस की बातें हैं, यानी जो कांग्रेस के लोग हैं वे पद प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश की जनता से। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन के नेता सर सैयद अहमद खां क्या कहते हैं? ये कहते हैं कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया। यानी ये जो कांग्रेस कहती है हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कांग्रेस का कोई आंदोलन भारतीयों द्वारा थोड़ी चलाया गया है, और ना ही भारतीयों ने इसकी योजना बनाई है। यानी एक तरीके से ये जो है लाला लाजपत राय की बात का ही समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बहुत पहले उन्होंने ये बात कही है लाला लाजपत राय से, पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। पर वैसे अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के प्रति पूर्ण रूप से वफादार व्यक्ति थे। पर उनका ये स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखिएगा, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। आप तो इतना समझिए कि ये जो सर सैयद अहमद खां है ना, ये एंटी कांग्रेस हैं। कौन है? एंटी कांग्रेस। इनका संबंध कभी कांग्रेस से नहीं रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, या किसका संबंध कभी कांग्रेस से नहीं रहा? तो उसमें ध्यान दीजिएगा, अगर सर सैयद अहमद खां ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, और उनका स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। यानी जो कांग्रेस का सम्मेलन होता है ना हर साल, ये 3 दिन का मेला टाइप लगता है, बस इसी में सब कुछ बातें होती हैं, इसके बाद कांग्रेस कुछ करती नहीं है।
तो कांग्रेस का ये जो सम्मेलन है ये 3 दिन का तमाशा है। ये स्टेटमेंट किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट कहा है किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। डफरिन वायसराय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो डफरिन के 2 स्टेटमेंट हैं दोस्तों, दोनों ध्यान रखिएगा। एक तो उन्होंने कहा, देखिए लाला लाजपत राय तो कह रहे हैं कांग्रेस डफरिन की नहीं बनवाई है, पर डफरिन के 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि वे कांग्रेस का गठन करना नहीं चाहते थे। तो या तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत हो सकता है गलत हो, या फिर डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना तो चाहते थे पर दिखाना ऐसे चाहते थे कि कांग्रेस हमने नहीं बनाई है। ठीक है, तो उनके जो भी है उनके ये 2 स्टेटमेंट याद रखिएगा। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यानी डफरिन कहना चाहते हैं कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। कांग्रेस एक संस्था है जो अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था है, यानी भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस नहीं है। भारत के कुछ 4, 5, 10, 15, 20 लोग हैं जो चाहते हैं ऐसी कोई संस्था, और उन्होंने उठ करके मुंह उठा करके इस कांग्रेस को बना लिया है। यह अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत सूक्ष्म है। इसकी कोई भी विचारधारा, कोई भी सोच भारतीय जनता की सोच को प्रभावित नहीं कर सकती। और क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ये जो सूक्ष्म लोग बैठे हुए हैं ना, ये राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है डफरिन ने कांग्रेस को। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं। मैं आपके लिए एक जगह लेकर के आया हूं, तो इन्हें थोड़ा ध्यान दीजिए। कर्जन, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय, ये कर्जन जो है वायसराय थे भारत के, इन्होंने कहा था अपने टाइम पीरियड में कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। गई रही यानी गिन रही है। कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है। मैं कई बार प्रूफ रीडिंग करता हूं दोस्तों टाइप करने के बाद, पर फिर भी छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती हैं, तो इन्हें आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है कांग्रेस का। बाल गंगाधर तिलक जो कि उदारवादियों के सबसे बड़े विरोधी थे, उन्होंने कहा यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे ये कांग्रेस की नेता, क्योंकि बीच बीच में इन्हें जोश चढ़ता है, छोटी मोटी बातें कह देते हैं, छोटे मोटे याचन दे देते हैं, छोटे मोटे अंग्रेजों से, नेताओं, वो भी छोटे मोटे ऑफिसर से मिल लेते हैं, बड़े ऑफिसर्स तक तो इनकी पहुंच भी नहीं है। ये चाहे वायसराय से मिलना तो वायसराय ने घास भी नहीं डालेगा। तो ये मेंढक जैसे नहीं निकलता वर्षा के मौसम में टर टर करता है, तो उससे कुछ होता थोड़ी है। तो उसी प्रकार इन कांग्रेस के लोग वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं, और ऐसे ही टर्राते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। दोस्तों ये 7-8 कथन जितने भी मैंने आपको कराए हैं ये सब एग्जाम में पूछे गए। ना मानो तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे, यानी हर एग्जाम में पूछे गए ये स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजा लीजिए इस टॉपिक का। कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, देखिए महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं आज सारे ही करा दूं, सारे ही लिखा दूं, तो आप फिर क्या फायदा उसका? फिर तो एक लिस्ट बन जाएगी ना। तो आप कहोगे सर ये वाला अधिवेशन नहीं कराया, ये वाला नहीं कराया, एग्जाम में इससे भी प्रश्न आया है, मानता हूँ। अपने टॉपिक में, जिस टॉपिक में वो प्रश्न पूछा गया वहां तो मैंने बताया ही है ना। यहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशनों को लेकर के आया हूं जिनके प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो जरा उन्हें कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो दोस्तों ये हुआ है 28 दिसंबर 1885 को। इंपॉर्टेंट डेट है, इसे ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ है कांग्रेस का पहला अधिवेशन? तो बंबई के ग्वालियर टैंक में, यानी कि बंबई में हुआ है। और बंबई में भी किस स्थान पर? तो ग्वालियर टैंक में। और ग्वालियर टैंक में कॉलेज था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज।
ये तीनों प्रश्न याद रखिएगा। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले कहाँ होने वाला था बंबई से पहले? तो बंबई से पहले दोस्तों ये होने वाला था पुणे में, पर पुणे में फैल जाती है महामारी। कुछ पुस्तकों में प्लेग देखने को मिलता है, कुछ में हैजा देखने को मिलता है, ज़्यादातर में प्लेग देखने को मिलता है, तो मैंने भी प्लेग लिख दिया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेग या हैजा। याद रखिएगा पहले होना था पुणे में, महामारी फैल गई, उसके बाद हुआ कहाँ? बंबई में। बंबई में कहाँ? ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कब हुआ है? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, ये इंपॉर्टेंट है। कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? 72। और इन 72 में भी जो सबसे ज्यादा थे दोस्तों वे बंबई प्रांत के थे, 38। तो ये 72 वाला कई बार पूछा गया है, 38 वाला थोड़ा मुझे कहीं दिखाने की कभी पूछा गया है, तो हो सकता है कि किसी दिन शॉक दे दे और आपसे पूछ ले कि प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत के थे, तो बंबई प्रांत के। और आगे बढ़ जाए तो कुल कितने थे बंबई प्रांत से? तो 38 यानी 38। और सबसे टोटल कुल कितने थे? तो 72, यानी बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया था। और जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया था वे ज्यादातर शहर के थे, नेता थे, वकील थे और पत्रकार थे, यानी आम जनता नहीं थी। नेता, आप कहोगे उस समय कौन से नेता होते थे? तो जो संस्थाओं से, कांग्रेस से पहले कई संस्थाओं का गठन हो चुका है, जैसे इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, लैंड होल्डर सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हम चर्चा करेंगे सभी पर। स्लाइड तैयार है बिल्कुल, ठीक है। तो इनको नेता कह लीजिए, वकील तो होते ही थे और पत्रकार भी होते थे। तो ये सभी आए थे बंबई के पहले अधिवेशन में, यानी आम जनता नहीं आई थी। चलिए बहरहाल जो भी है, कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, WC बैनर्जी ने। और ये कौन थे? तो ये एक ईसाई थे, यानी पहले ईसाई पूछ ले, प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन स्थापित किया जाना था। देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का एक खुद का एसोसिएशन था पहले से ही, जो उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर बनाया था, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। और इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का जो है दूसरा सम्मेलन था और वो था कलकत्ता में। तो फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से बना हुआ है, जिसका सम्मेलन तय है, तो वो सम्मेलन अटेंड करेगा ना व्यक्ति। तो इस वजह से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पहले अधिवेशन में नहीं आए। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, या तो आपको मिल जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, या मिल जाएगा सर सैयद अहमद खां, या फिर बाद का कोई नाम मिल जाएगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो ये लोग तो प्रारंभिक समय में नहीं थे ना, तो या तो ये होंगे, या फिर उस समय के अगर कोई नाम मिलेंगे तो आपको सुरेंद्रनाथ बैनर्जी मिलेगा, या फिर सर सैयद अहमद खां। इन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया। सर सैयद अहमद खान ने तो किसी भी अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो तो एंटी कांग्रेस है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अपनी मजबूरी थी, जिस वजह से वे पहले अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले पाए। देखिए अब इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन उसी समय होता है लगभग जो कांग्रेस के सम्मेलन होते हैं, तो वो तो आ ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला और 1886 में जब कांग्रेस की दूसरी बैठक होगी, दूसरा अधिवेशन होगा, तो इस इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया जाएगा कांग्रेस के ही अंदर। तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी कांग्रेस से, वो तो इसलिए नहीं आ पाए कि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का उस समय सम्मेलन पहले से ही तय था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया, यानी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। अभी आगे पढ़ेंगे कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी, वहीं बता दूंगा बता तो दिया ही है, तो ध्यान रखिएगा। 1886 में विलय हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, यानी भारत इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वाला है और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में।
सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, ये बात भी आप याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने, कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने। यानी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने। तो निम्न में से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक हो सकता है। देखिए, लाल बाल पाल, ये लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक, इन्हें कहते हैं लाल बाल पाल। ये गरम दल से संबंधित थे। और चौथा नाम इसमें अरविंद घोष। तो ये चार नाम है गरम दल से संबंधित। इन चार नामों में से केवल लाला लाजपत राय एक ऐसा नाम है जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो इनके अलावा कोई भी नाम मिल जाए तो उसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी नहीं करी है। और बाल गंगाधर तिलक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ नोट कराया है, प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध नेता के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 434 सदस्य, 434 सदस्यों ने भाग लिया था कांग्रेस के इस पहले अधिवेशन में, दूसरे अधिवेशन में। कांग्रेस के इस दूसरे अधिवेशन में कितने लोगों ने? 434 यानी 434 लोगों ने। पहले में कितने? 72 लोगों ने, सर्वाधिक बंबई प्रांत से 38। तो ध्यान रखिएगा। तीसरा अधिवेशन है 1887 का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी है बदरुद्दीन तैयब ने। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मद्रास में। पहला कहाँ हुआ है? बंबई में, दूसरा कहाँ हुआ है? कलकत्ता में, तीसरा कहाँ हुआ है? मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब मुसलमान थे, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी कांग्रेस के कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयब। और इस तीसरे अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया है? तो 607। देखिए, प्रारंभिक 4 अधिवेशनों में ही सदस्य याद रखने हैं, तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि पहले का तो कई बार पूछ लिया, अब पूछेगा तो दूसरे, तीसरे या चौथे में से ही पूछेगा। तो 607 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि उसके बाद तो गिनती बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है। तो 1889 का प्रयागराज अधिवेशन, या इसी को कहते हैं इलाहाबाद अधिवेशन 1889 का, उत्तर प्रदेश का पहला कांग्रेस का अधिवेशन है। उत्तर प्रदेश में, यूपी जीके में मैं अलग से पढ़ाऊंगा यूपी में कौन कौन से कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, तो उसमें से एक हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज अधिवेशन, जो उत्तर प्रदेश में आयोजित पहला कांग्रेसी अधिवेशन था और भारत का ये चौथा कांग्रेसी अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? जॉर्ज यूले ने। यानी पहला अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी है वो कौन है? वो है दोस्तों जॉर्ज यूले। और कुल 1248 सदस्यों ने कांग्रेस के इस चौथे अधिवेशन में हिस्सा लिया है। तो ये तो थे दोस्तों प्रारंभिक 4। इसके बाद बीच में एक याद रखिएगा, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है ये 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार किसी कांग्रेस के किसी अधिवेशन में वंदे मातरम, यानी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो गाया गया था। ये 2 प्रश्न बनते हैं कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, या फिर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया। तो वंदे मातरम पूछे तो कलकत्ता अधिवेशन। चलिए, जब तक आगे अधिवेशन नहीं आता, अगली स्लाइड पे शायद आ जाएगा, तब तक आप फटाक से बता दीजिए कमेंट करके कि जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। चलिए, वंदे मातरम ध्यान रखेंगे। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता किसने करी है? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। उसके बाद 1905, 1906 और 1907, ये तीनों अधिवेशन ध्यान रखेंगे। 1905 में आप केवल अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे और कहाँ हुआ था ये याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ हुआ है? तो बनारस में हुआ है, 1905 का बनारस अधिवेशन। और यूपी जीके के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि बनारस कहाँ है? यूपी में। तो 1896 का कलकत्ता, 1889 का प्रयागराज अधिवेशन और 1905 का बनारस अधिवेशन। तो प्रयागराज अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? जॉर्ज यूले ने। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन,
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है दादा भाई नौरोजी ने। और ध्यान रखिएगा, ये जो आप 1907 का सूरत विभाजन पढ़ते हो ना कांग्रेस का, ये 1906 का कलकत्ता विभाजन पढ़ते आप, अगर अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी नहीं बनते तो। क्यों? क्योंकि इस जो विवाद अध्यक्ष पद को लेकर के 1907 में उठा था ना, वास्तव में पहली बार वो विवाद 1906 में उठा था, जब नरम दल के नेता अपने प्रतिनिधि को, अपने से संबंधित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और गरम दल वाले अपने संबंधित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। पर बीच में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन गए, और दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी इज्जत नरम दल वाले भी करते थे, गरम दल वाले भी। यानी ऐसा समझ लीजिए, बाप और चाचा में लड़ाई, पिताजी और चाचा में लड़ाई हो रही है, और अचानक से बीच में दादाजी आ जाए तो दादाजी का सम्मान तो पिताजी भी करते हैं और चाचा जी भी करते हैं ना, तो फिर दादाजी की बात सब मान लेते हैं। तो यही हाल था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए दादा भाई नौरोजी, इस वजह से उस समय वो विभाजन टल गया। और क्यों जाना जाता है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन? क्योंकि इसमें स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन और शिक्षा, ये कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया, यानी S4, इन्हें S4 भी कहते हैं। स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन, शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित करे कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जहां स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, पूर्ण स्वराज अलग है, जिसका प्रयोग कब किया जाएगा? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यहाँ स्वराज संबंधी जो प्रस्ताव है वो पारित करा है 1906 में। और पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं कि लक्ष्य बना दिया गया, तो लक्ष्य से संबंधित प्रश्न भी अलग आता है। तो याद रखिएगा, पहली बार जो स्वराज शब्द का प्रयोग है ना, वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया है। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपने लक्ष्य बना लिए, स्वराज हासिल करना, स्वदेशी हासिल करना, स्वशासन हासिल करना, शिक्षा प्राप्त करना, पर अभी उस पर उतना दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन, ये कांग्रेस का पहला विभाजन है। इसे 1907 का कांग्रेसी विभाजन भी कहते हैं। क्या हुआ था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी है। देखिए, रास बिहारी घोष अलग हैं, रास बिहारी बोस अलग हैं। जब मैं इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया था तब मैं इस नाम में बड़ा कन्फ्यूजन था, और मैं सोचता था यार रास बिहारी बोस तो गरम दल के होने चाहिए, वो तो बम फोड़े थे उन्होंने तो किंग्स, जब राजधानी परिवर्तन के समय में वायसराय के ऊपर, तो फिर ये नरम दल के कैसे हो सकते हैं? तो नरम दल के रास बिहारी बोस नहीं थे, बल्कि कौन थे? रास बिहारी घोष। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में दोनों नाम मिल जाएंगे आपको। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी है। और हुआ क्या था? नरम दल वाले रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इस अध्यक्ष के प्रश्न पर हो गया विवाद, और गरम दल ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा। गरम दल वाले कांग्रेस से अलग हो गए। इसे कांग्रेस का विभाजन या कांग्रेस का पहला विभाजन कहा जाता है। इसे 1907 का सूरत विभाजन भी कहा जाता है। देखिए, सिर्फ अध्यक्ष पद का विवाद ही ऐसा नहीं है कि विभाजन का कारण बना, विभाजन के कई कारण हैं, अलग से पढ़ेंगे हम। 1907 का सूरत विभाजन एक अलग टॉपिक है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ सिर्फ अधिवेशनों में आप याद रखिएगा कि अध्यक्ष पद के विवाद को लेकर के विभाजन हो गया है सूरत में 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? रास बिहारी घोष ने। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता करी है। और ये वही अधिवेशन है, पहली बार कांग्रेस के मंच से जन गण मन गाया गया। यानी कलकत्ता का ही अधिवेशन था जब आपने पहली बार वंदे मातरम गाया था, और कलकत्ता में ही वो अधिवेशन भी आयोजित हुआ था जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। पर कलकत्ता में 1896 में गाया गया था वंदे मातरम, और बहुत समय बाद 1911 में गाया गया है जन गण मन। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं रहीमतुल्लाह सयानी, जबकि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वो कर रहे हैं दोस्तों विशन नारायण धर। इसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता किसने करी है? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। 1907 में जो सूरत में अलग हो गए थे ना गरम दल वाले और नरम दल वाले, वो कई वर्षों बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक हो गए।
और इन्हें एक करने में एनी बेसेंट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो गरम दल और नरम दल के मध्य जो समझौता हुआ है वो किसके प्रयासों से हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों एनी बेसेंट के प्रयासों से। साथ ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी एक साथ शिरकत करी। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और ये समझौता किसके प्रयासों से हुआ है? तो ये हुआ है बाल गंगाधर तिलक के। तो गरम दल और नरम दल में समझौता किसने कराया? प्रश्न पूछ ले तो एनी बेसेंट ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता किसने कराया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और एक साथ आए तो मुस्लिम लीग की मांग क्या थी कि 1909 के जो मार्लेमेंटो सुधार था, 1909 का जो अधिनियम था, उसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, जिसका अभी तक कांग्रेस विरोध कर रही थी। उस विरोध को कांग्रेस छोड़ दे। तो कांग्रेस ने उस विरोध को छोड़ दिया, मुसलमानों को दी जाने वाली पृथक निर्वाचन की सुविधा को मान लिया। पर कहते हैं ना, किसी ने भविष्य नहीं देखा होता। ये जो सुविधा मानी गई थी ना, यहीं से मुस्लिम लीग का हौसला बढ़ा और वे द्विराष्ट्र की तरफ चल निकली, द्विराष्ट्र सिद्धांत को फॉलो करने लगी। और इसका नतीजा 1947 में पाकिस्तान जैसे नापाक देश के जन्म के रूप में सामने आया। तो अगर ये बात हमने नहीं मानी होती तो पाकिस्तान जैसा सड़ा गला बेशरम राष्ट्र इस दुनिया में नहीं आया होता। चलिए, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद अगला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी है और एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए महिला, चलिए अभी आगे बात करूंगा। महिला अध्यक्ष में आपको 3 नाम याद रखने हैं, एक एनी बेसेंट, एक सरोजनी नायडू और एक नलिनी सेन। ठीक है, तो 1917 का एनी बेसेंट है और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आयरलैंड की थी, ये आयरिश लेडी थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की। ये 1893 में भारत आई थी। देखिए 1893 में 3 घटनाएं हुई थी। आयरलैंड की एनी बेसेंट भारत आई थी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये 1893 ईयर इंपॉर्टेंट है, 3 प्रश्न बन रहे हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में। और विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा कब लिया? तो 1893 में। ठीक है, और ये जो एनी बेसेंट जो 1893 में भारत आई, इन्होंने भारत में स्वशासन आंदोलन, गृह शासन आंदोलन या होम रूल लीग मूवमेंट चलाया। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी कब? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद 1924 का बेलगांव अधिवेशन है। ये पहला अधिवेशन या एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? महात्मा गांधी ने। कर्नाटक में स्थित है ये बेलगांव। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता करी है महात्मा गांधी जी ने। आप ध्यान रखिएगा, 1917 में आप क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़िएगा। ठीक है, तो 1925 आ जाएगा। आगे फिर एक बार 8 जुड़वाऊंगा 1925 में। चलिए अभी जोड़ लेते हैं। 1925 में 8 जोड़िए तो क्या आएगा बताइए? 1933। तो इन दोनों ही अधिवेशनों की अध्यक्षता महिला के द्वारा की गई है। 1917 में 8 जोड़ेंगे 1925 और 1925 में 8 जोड़ेंगे तो 1933, 1925 और 1933। इन सभी की अध्यक्षता किसने करी है? महिला ने करी है। 3 ही कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं जिनकी अध्यक्षता महिला ने करी है। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, एनी बेसेंट ने करी। 1925 का कानपुर में हुआ, सरोजनी नायडू ने करी। और सरोजनी नायडू पहली और एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसका मतलब वो जो तीसरी वाली हैं वो भी भारतीय नहीं हैं। तो आगे चर्चा करेंगे 1933 में, पर उससे पहले 1929 का लाहौर अधिवेशन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वराज कब? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। पूर्ण स्वराज 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए आगामी 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को पहला और उसके बाद हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा करी।
यानी आज़ाद नहीं हुआ भारत, पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बना लिया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, और 26 जनवरी के 1930 के बाद हर साल 26 जनवरी को, यानी कब तक, 26 जनवरी 1946 तक, क्योंकि 47 तक, ठीक है, अगस्त में ही तो आज़ाद हुआ हमारा देश, तो 26 जनवरी 1947 तक हर साल इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब 1947 में फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लग गए, तो ये 26 जनवरी की जो महत्व था वो कम हो गया। तो ये महत्व कहीं खो ना जाए, इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया, और 1950 के बाद हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लग गए। ठीक है, चलिए 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एक महिला ने करी है जिसका नाम है नलिनी सेन। देखिए 1917 में 8 जोड़ा तो 1925 आया, 1925 में 8 जोड़ेंगे तो 1933 आएगा, ये मैंने बता दी। 1933 की अध्यक्षता नलिनी सेन ने करी है, और ये नलिनी सेन भारतीय नहीं है बल्कि अंग्रेज हैं, और ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष भी थी। भारतीय नाम इन्होंने बाद में अडॉप्ट कर लिया है, बाकी ये अंग्रेज थी। तो तीसरी महिला अध्यक्ष कौन है, नलिनी सेन, जो कि 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने करी है, जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में भी जवाहरलाल नेहरू थे, 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू थे लखनऊ में। और इसी लखनऊ में कांग्रेस ने समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो पूर्ण स्वराज को कब लक्ष्य घोषित किया, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। समाजवाद को कब लक्ष्य घोषित किया, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं समाजवादी हूँ। ये सभी दोस्तों एक एक लाइन प्रश्न हैं। अच्छा लग रहा है तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सा, 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने करी है। यानी 3 पढ़ लिए अभी तक हमने जवाहरलाल नेहरू के। 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इन सभी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी है। और फैजपुर का अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। अभी तक तो कहाँ हो रहे हैं अधिवेशन, अभी तक अधिवेशन हो रहे हैं शहरों में, और पहली बार 1937 में फैजपुर में कोई अधिवेशन गांव में हुआ था। इसके बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी है। इसी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इकोनॉमिक्स में जब पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई जाती हैं तो वहाँ ये प्रश्न उड़ाया जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन समिति किसने बनाई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। और इसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब देसी रियासतों में भी आंदोलन करेगी। इस समय भारत 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक तो था ब्रिटिश भारत और एक थी देसी रियासतें। इससे पहले कांग्रेस केवल ब्रिटिश भारत में आंदोलन करती थी, देसी रियासतों में नहीं। पर इसके बाद कांग्रेस ने यह फैसला ले लिया कि कांग्रेस अब देसी रियासतों में भी आंदोलन करेगी। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी अध्यक्षता करी है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। जब ये अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष चुना जाता है ना अगले साल के लिए अधिवेशन में, तो अध्यक्ष पद के लिए होते थे चुनाव। तो गांधी जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया पट्टाभी सीतारामैया, और सुभाष चंद्र बोस जी के आगे वो पट्टाभी सीतारामैया पराजित हो गए। गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया। उन्होंने कहा पट्टाभी सीतारामैया की हार गांधी की हार है। चलिए कोई बात नहीं, सुभाष चंद्र बोस बन गए अध्यक्ष, लेकिन अब गांधी जी से उनके मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पास कोई भी सलाह मांगने जाते हैं, गांधी जी सलाह देते ही नहीं। सुभाष जी को लगा कि यार कांग्रेस में रह के काम करना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में गांधी जी से बैर मतलब कोई काम होगा नहीं। क्यों, क्योंकि भाई सुभाष चंद्र बोस किसी से डरते नहीं है, गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, पर कोई काम करना है, बहुमत से निर्णय लेना है, सबके सब गांधी जी के फेवर में, और गांधी जी एंटी सुभाष। तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया तो मैं इस्तीफा दे दूं। तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया,
प्रश्न आता है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन में पट्टाभी सीतारमैया भी होता है, ध्यान रखिएगा। पट्टाभी सीतारमैया पराजित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बने हैं? वे बने हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट है, कौन सा समूह बनाया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया है? सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक बार पूछा गया था नौजवान सभा का निर्माण किसने करा? तो भगत सिंह ने। यूपीआरओ का जो एग्जाम 2016 का री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया था लाठी क्लब किसने बनाया? और भाई साहब अच्छी अच्छी किताबों में नहीं दे रखा था लाठी क्लब किसने बनाया। तो लाठी क्लब किसने बनाया था? तो वो बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए 1939 के बाद 1940 में एक अधिवेशन होता है रामगढ़ का अधिवेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये उस समय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 1941 से लेके 45 के बीच में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन हुआ ही नहीं। अधिवेशन में ही नया अध्यक्ष चुना जाता है, तो कोई अध्यक्ष नया बना ही नहीं। तो 5 वर्षों तक अगले मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। देखिए रिपीट कई बार अध्यक्ष बने हैं, जैसे 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, फिर 1937 में फैजपुर में फिर जवाहरलाल नेहरू, तो 2 वर्ष रहे। पर 5 वर्ष जैसे लंबे समय तक कोई नहीं रहा मौलाना अबुल कलाम आजाद के अलावा। तो क्यों रहे? वो समझ में आ गया, अधिवेशन हुआ नहीं, कोई और चुना नहीं गया, तो जब तक कोई और नहीं चुना जाएगा पुराना ही रहेगा। तो सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी कौन रहे हैं? वो भी रहे हैं मौलाना आजाद ही। 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं हो पाया। इस दौरान मौलाना आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। चलिए इस चैप्टर की, इस टॉपिक की अंतिम स्लाइड देख लेते हैं। 1946 का मेरठ अधिवेशन, ये स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन है? तो 1946 का मेरठ अधिवेशन। यूपी जीके वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ का अधिवेशन अंतिम अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? जेबी कृपलानी ने। यानी प्रश्न पूछा जाता है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ये फैक्ट याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को समाप्त करने की सलाह दी थी, पर इस सलाह को माना नहीं गया। तो दोस्तों ये हमने जो है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सभी फैक्ट्स देखे। 1 घंटे का टॉप लेक्चर है दोस्तों। प्रश्न बहुत सारे हैं, यदा कदा आप एग्जाम्स लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपके पेपर में यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यानी इस वीडियो को अगर आपने 2-3 बार देख लिया तो मान के चलिए क्या 1 नंबर तो पक्का है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से आरओ में कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5-6 वीडियो का ये टॉपिक है, टोटल 5-6 घंटे का, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और एक ना एक जो है यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। यानी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग अगर 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो 6 प्रश्न कम से कम मान के चलिए कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से ही पूछे जाएंगे। तो तैयार रहिए, अगले टॉपिक के साथ में जल्दी आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।